Welcome students. Today our topic is respiratory system of bird for BSc part 3. बर्ड में हम कबूतर का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि पक्षी जो है वो हवाओं में उड़ते हैं, तो तीव्र उड्डयन क्रिया की वजह से इनमें ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और इसके कारण बर्ड्स या पक्षियों में जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दूसरे वर्टिब्रेट्स की तुलना में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। इनमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन पाया जाता है और श्वसन तंत्र जो है वो साधारण होता है। इसमें डायफ्राम नहीं पाया जाता जैसा कि मैमल्स में आप पढ़ते हैं, और जो लंग्स हैं वो आकार में छोटे ठोस अंग होते हैं। इनके अंदर वायुकोश एयर सैक्स निकले हुए होते हैं, और जो एक्सपिरेशन है निःश्वसन और इंस्पिरेशन अंतःश्वसन, तो इसमें जो इंस्पिरेशन से अधिक सक्रिय एक्सपिरेशन होता है, एक्टिव होता है। तो एक्सपिरेशन ज़्यादा एक्टिव होता है और श्वसन तंत्र जो होता है इसमें कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन पथ या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फिर है जिसको बोलेंगे लंग्स, तीसरा है वायुकोश या एयर सैक्स। तो हम अगर चित्र देखते हैं तो आपको चित्र से बहुत सारी चीज़ों के पता लग जाएगा। जैसे श्वसन पथ को अगर देखें तो आप चित्र में देखिए सबसे पहले ग्लॉटिस दिखाई दे रहा है। एक बार इनके नाम आपको पता होंगे तो समझने में आसानी होगी। ट्रैकिया है, सर्वाइकल एयर सैक है, क्लेविकुलर एयर सैक है, एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, ह्यूमोरल एयर सैक इन द कैविटी ऑफ ह्यूमरस, बोन्स इसकी कैविटी वाली होती हैं, एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक, एब्डोमिनल एयर सैक, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। ठीक है, और ऊपर देखिए लैरिंग्स और सिरिंग्स और सेक्युलस। ठीक है, अब इनके बारे में अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखेंगे तो सबसे पहले जैसे इसमें दिया हुआ है श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में, तो इसमें नंबर 1 है नासिका रंध्र या नेयर्स। तो जो इसके नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनको नासिका रंध्र बोलते हैं, ये एक्सटर्नल नेयर्स 2 छिद्र के रूप में होते हैं, और ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसको ऑपरक्यूलम बोलते हैं, उससे ढके हुए रहते हैं। और इनमें ये फिर किस में खुलेंगे, नेजल सैक या नासा कोशों में खुलते हैं, और फिर ये जाएंगे इंटरनल लेयर्स में। नंबर 2 के अंदर है श्वास नली या ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया है, जीभ के ठीक पीछे की ओर ग्लॉटिस पाया जाता है जिसको कंठ द्वार भी कहते हैं, और इसमें जो अग्र सिरे पर एक फैला हुआ चैम्बर होता है जो जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, कंठ। ये स्वरहीन होता है, आवाज नहीं होती। और ये किसका 4 खंडों से बना होता है, क्रिकॉइड और एरिटिनॉइड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते जैसे कि मैमल्स में होते हैं। तो इस प्रकार पक्षियों में जो कंठ स्वर है ये उत्पन्न नहीं होता है। और फिर ये वक्ष गुहा में प्रवेश करने पर ये एक सिरिंक्स बनाते हैं, और 2 छोटी श्वसनियों जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो प्रत्येक लंग में एक एक ब्रोंकाई जाती है, और जो श्वसनियां हैं इनके पास में छल्ले लगे रहते हैं, रिंग्स। तो वो रिंग्स इनकी मदद करती हैं कि जिससे ये पिचकते नहीं है। ठीक है, और फिर तीसरा है
शब्दिनी या सिरिंग्स या ध्वनि उत्पादन। तो अगर अपन इसको देखते हैं तो सिरिंग्स में श्वास नली के पीछे देखिए आप एक वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, वॉक यंत्र। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ सिरिंग्स को अगर देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये अलग अलग बर्ड्स में अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम तो आज कबूतर के सिरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कबूतर का जो सिरिंग्स है ये फैल करके एक टिम्पैनम बनाता है, और इसकी जो बाहर की भित्ति है उसमें 3 या 4 छल्ले होते हैं, और दोनों जो श्वसनियां होती हैं उनके जहाँ पे जॉइन करती हैं वहाँ पर एक बोनी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको शब्दिनी दंड या पेसुलस कहते हैं। ठीक है, फिर एक छोटी सी कंपनशील क्रिसेंटिक यानी बाल चंद्राकार या सेमिल्यूनर मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पर। और प्रत्येक श्वसनी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें एक इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बाहर की ओर एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इन झिल्लियों का जो कंट्रोल है, नियंत्रण और नियमन, ये इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स, आंतर सिरिंजियल पेशियों द्वारा होता है। तो जो श्वास नली के पीछे की ओर सिरिंग्स में एक जोड़ी स्टर्नोट्रैकियल मसल्स से जुड़ी होती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं? स्टर्नम से निकलती हैं। और जब ये एक्सपिरेशन करता है, निश्वास के समय में फेफड़ों से जो वायु बाहर जाती है तो इन झिल्लियों के बीच से निकलते समय उनके अंदर एक कंपन होता है जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस साउंड या ध्वनि का या पिच जो है ये स्टर्नोट्रैकियल और जो सिरिंजियल मसल्स होती हैं उनके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो ये कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जैसे शुतुरमुर्ग है, स्टॉर्क है और कुछ गिद्ध है, इनके अंदर ये सिरिंग्स नहीं पाया जाता। तो अब आप देखिए इसके अंदर भी स्ट्रक्चर में आप देखते हैं तो रिंग्स पाई जाती हैं। फर्स्ट ब्रोंकियल रिंग, सेकंड ब्रोंकियल रिंग, थर्ड ब्रोंकियल रिंग, बीच में देखिए सिरिंग्स है, ब्रोंकस है, इंट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स हैं जो इनको कंट्रोल करती है, स्टर्नोट्रैकियल मसल्स हैं, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके बारे में, यानी श्वसन अंग अथवा फेफड़े। तो ये 2 गहरे लाल रंग के फेफड़े होते हैं बर्ड्स इसमें, पिजन में, और छोटे होते हैं लेकिन ठोस होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं। ठोस माने इनइलास्टिक होते हैं, और कभी ये एयर को इकट्ठा नहीं करते, और इस कारण जो दूसरे वर्टिब्रेट से इनके लंग्स अलग तरीके के होते हैं। ये जो वक्ष गुहा में स्वतंत्र रूप से लटकते हुए नहीं रहते, लेकिन ये कहीं पे पीछे की ओर चिपके हुए रहते हैं, पसलियों से जुड़े हुए रहते हैं, और इनमें कोई पेरिटोनियम की कवरिंग भी नहीं होती जैसे कि मैमेलियन उसमें पाई जाती है। और इनमें एक मोटी टिश्यू से ढका रहता है और जिसको ल्यूरा या पल्मनरी एपोन्यूरोसिस कहते हैं, और इसमें ये पेरिटोनियम के एक्सटेंशन से बनता है। अच्छा, दोनों फेफड़े जो है मैमल्स की भांति इसमें ठोस और स्पॉन्जी तो नहीं होते, मेंढक की तरह इसमें खोखले, पतले या पॉलीयुक्त भित्ति वाले कोश भी नहीं पाए जाते। तो प्रत्येक जो लंग है उसका आगे का हिस्सा जो होता है उसमें उसको एक ब्रोंकस बोलते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर वो डिवाइड होके सेकेंडरी बनाते हैं, फिर डिवाइड होते हैं और टर्शरी ब्रोंकाई बनाते हैं। तो इसमें बहुत ही पतली भित्ति युक्त
शाखित रेमिफाइंग एनास्टोमोजिंग नलिकाएं या ट्यूब्यूल्स एयर कैपिलरीज निकलती हैं। तो एक प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स तंत्र बनाते हैं। और जो वायु कोशिकाएं हैं ये लूप्स में व्यवस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में एक पैरा ब्रोंकस और ये होता है जो संबंधित जो एयर होती है उनको इंटरलेसिंग द्वारा जो रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक तंत्र द्वारा घिरा रहता है। तो प्रत्येक वायु कोशिका के दोनों सिरे एक पैरा ब्रोंकस में खुलते हैं। तो इस प्रकार अगर इसको देखें तो फेफड़ों में ऐसा कोई पार्ट नहीं रह जाता जहां पे कोई डेड स्पेस हो, जहां पे वायु ऑक्सीजनेटेड वायु न हो। तो रुधिर के साथ साथ जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता रहता है लगातार। तो जबकि एक स्तनी के फेफड़े में अगर देखें तो ये इससे एकदम भिन्न है। उनमें तो इंस्पिरेशन स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आकार में ये छोटा अलचीला होने पर भी जो बर्ड्स के जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ये दूसरे वर्टिब्रेट्स की तुलना में अधिक एक्टिव और कार्यक्षम होते हैं। फिर हम इनमें देखते हैं, जैसे आप चित्र में भी देख रहे होंगे, एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पोस्टीरियर एयर सैक, इंट्राक्लेविकुलर एयर सैक, सिरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है। और ये जो एयर सैक्स हैं इसका मतलब ये बहुत विशेष हैं। तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे अबाउट एयर सैक्स, वायु कोश। तो फेफड़ों को चारों ओर से घेरते हुए इसमें पतली मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स जिनको वायु कोश बोलते हैं। तो इनमें जो वायु कोश में बीच बीच में कुछ बड़ी हड्डियों के अंदर तक ये फैले रहते हैं ये वायु कोश। और संपूर्ण जो इनका वॉल्यूम है लंग्स को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। और जो ये किस में जाएंगे, ब्रोंकाई में जाते हैं, अभी हमने देखा था। और ब्रोंकाई के अंदर छोटे छोटे और छिद्र होते हैं जिनको बोलते हैं ऑस्टिया नामक छिद्रों से फिर ये वायु कोश में खुलते हैं, ठीक है। तो इसमें वायु कोशों की जो उत्पत्ति है ये जोड़ों में होती है, पेयर्स में होते हैं। तो पक्षियों में इस प्रकार से कुल 9 वायु कोश पाए जाते हैं। तो उन 9 वायु कोशों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 अंतरराज त्रुकीय इंट्राक्लेविकुलर। ये जो नाम है इनमें जैसे ये जो इंट्राक्लेविकुलर हो गया, दूसरा है सर्वाइकल ग्रेव, तीसरा है अग्रवक्षीय एंटीरियर थोरेसिक, चौथा है पश्चवक्षीय पोस्टीरियर थोरेसिक, पांचवा है उदरीय एब्डोमिनल। अब इस प्रकार से ये क्योंकि जोड़ों में है, ठीक है। फिर वायु कोशों का फंक्शन भी कुछ अलग होता है। तो फंक्शंस ऑफ एयर सैक्स अगर देखें तो वायु कोश में एक और तो श्वसनियों के साथ साथ दूसरी ओर हड्डियों की जो न्यूमेटिक कैविटीज होती है उनसे भी ये जुड़े हुए रहते हैं। तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, अब आप देखिए कि इनकी जो कार्य क्षमता को हम पहले देख लेते हैं। एक तो ये लाइटनेस, हल्कापन, क्योंकि ये पक्षी हवा में उड़ते हैं तो इनमें ये हल्कापन और उत्प्लावकता, बायंसी भी प्रदान करता है। नंबर 2 है कि ये फ्लाइट या उड़ान, क्योंकि वायु कोशों का उड़ान के साथ साथ संबंध है, क्योंकि जितना ज्यादा पक्षी सर्वश्रेष्ठ उड़ने वाला होता है उनमें वायु कोशों की जो संख्या है ये मतलब ज्यादा विकसित होते हैं वायु कोश। तीसरा पॉइंट है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, सहायक श्वसन अंग की तरह काम करते हैं, रिजर्वायर की भांति जब आवश्यकता होती है तो और एयर प्रोवाइड कर सकते हैं और ये वायु को बलपूर्वक फेफड़ों के मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। फिर चौथा है
टेम्परेचर रेगुलेशन, ताप नियमन, ये शरीर के ताप को भी कंट्रोल करते हैं और एक कूलिंग डिवाइस की तरह बर्ड को या उसको पिजन को हेल्प करते हैं। फिर फिफ्थ है कार्डियक मूवमेंट्स, हृदय गतियां। म्यूलर नामक साइंटिस्ट ने 1908 में बताया था कि संभवतः इनका ये हृदय की जो कार्डियक मूवमेंट्स हैं उनके अंदर भी ये हेल्प करते हैं। फिर हम देखेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो पक्षियों में अगर रेस्पिरेशन देखें तो असाधारण लक्षण पाए जाते हैं। पक्षियों में जो एक्सपिरेशन एक्टिव रूप से होता है, जबकि दूसरी वर्टिब्रेट्स में इंस्पिरेशन ज्यादा एक्टिव होता है। तो श्वसन क्रिया में एक कैसे काम करता है, चूषक पंप की तरह चलता है। तो इसमें जब ये रेस्ट करता है विश्राम अवस्था और उड़ने के समय, ये भिन्न भिन्न प्रकार से काम करता है। तो यानी अगर इसकी कार्यशैली को हम देखें तो दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा विश्राम अवस्था, यानी विश्राम अवस्था में संवातन, वेंटिलेशन एट रेस्ट। जब ये रेस्ट करता है तो जो स्टर्नम है, जिसको बोलते हैं उरोस्थी, और इंटरकोस्टल मसल्स, अंतरापरशुक पेशियां, इनकी ये उठती और गिरती रहती हैं। तो इनके इंस्पिरेशन के समय तो उरोस्थी जो स्टर्नम है वो नीचे गिरती है, तो इससे वायु कोश फैलते हैं और फेफड़े भिज जाते हैं और ताजी हवा नॉस्ट्रल से होते हुए अंदर आ जाती है। लेकिन जब एक्सपिरेशन होता है तो ये स्टर्नम ऊपर की ओर उड़ जाता है और वायु कोश संकुचित कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो लंग्स हैं वो फैल जाते हैं। तो अधिक ऑक्सीजन वाली जो हवा है वो फेफड़ों में आती है और बाह्य नासा छिद्रों द्वारा वो निकल जाती है। फिर हम देखेंगे उड्डयन में संवातन, वेंटिलेशन ड्यूरिंग फ्लाइट। जब उड़ता है, उड़ान के समय में भी कुछ विशेषता होती है। क्या इसका जो स्टर्नम है उरोस्थी, वो तो उस समय फिक्स रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती, और जो पीठ होती है इसकी, पक्षी की, ये ऊपर उठने व नीचे गिरने से और ये पंखों की वजह से होती है। तब वायु फेफड़ों के अंदर आती है और बाहर जाती है। मतलब स्टर्नम की वजह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन नहीं होता जब ये उड़ान पे होता है, इसकी पीठ की वजह से होता है। तो जितना तेजी से पक्षी उड़ेगा उतना ही वायु अंदर आएगी और गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वेंटिलेशन रेस्ट के समय अलग है, वेंटिलेशन फ्लाइट के समय अलग है। तो इसका मतलब इसमें कोई विशेषता पाई जाती है। तो यानी पक्षियों के फेफड़ों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ एवियन लंग्स। तो अगर हम इसको देखें तो इनमें वायु कोश उपस्थित रहते हैं और वायु कोश की वजह से निम्न पॉइंट्स हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि ये विशेषता लिए हुए होते हैं। जैसे नंबर 1 की जो एयर सैक्स होते हैं उनके अंदर वन वे फ्लो होता है एयर का, और जो रक्त प्रवाह है वो विपरीत दशा में होता है, जैसे कि आपने मछलियों में भी देखा था। तो इस प्रकार से जो गैसियस एक्सचेंज है बड़ा फास्ट होता है। नंबर 2 पॉइंट है कि इसमें जो इंस्पायर्ड एयर होती है वो लंग्स से होती हुई फिर वायु कोशों में जाती है और हड्डियों की वात गुहिकाओं में भी जाती है। तो इस प्रकार से इसमें जो फेफड़े हैं इनमें कोई डेड एयर या रेजिडुअल एयर नहीं पाई जाती। फिर हम देखेंगे कि जैसे जिस पथ से हवा जाती है इंस्पिरेशन में, बाहर उसी पथ से नहीं निकलती, दूसरी नलिकाओं से निकलती, जिनको रिकरेंट ब्रोंकाई बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पक्षियों का जो रेस्पिरेशन की जो दर है, श्वसन दर, वो बहुत अधिक होती है। जैसे मान लो मनुष्यों में अगर 14 से 20 बार प्रति मिनट की तुलना में हो, तो कबूतर के अंदर रेस्ट के समय में भी 29 बार प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म काफी डिफरेंट होता है कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स।
और छोटे अलचीले होने पर भी पक्षियों के फेफड़े दूसरे वर्टिब्रेट्स की अपेक्षा ज़्यादा कार्यक्षम होते हैं और ऑक्सीजन की मांग इनमें सबसे अधिक होती है क्योंकि इनका जीवन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और मेटाबॉलिक रेट भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार आज आपका एवियन रेस्पिरेशन ख़त्म होता है। थैंक्स।